मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं आपको मोटर एक्सीडेंट क्लेम में मिलने वाली क्षतिपूर्ति धनराशि कहां से मिलती है, कब मिलती है, इस बारे में मैंने अलग से भी कुछ वीडियो बनाए हुए हैं। वीडियो महत्वपूर्ण है और इसके अलावा इसमें मैं कंपनसेशन प्राप्त करने के लिए, जैसे वर्कमैन है, वर्कमैन्स कंपनसेशन की पॉलिसी से कवर्ड है, तो उसको कैसे कंपनसेशन मिलेगा। सबसे पहले वर्कमैन्स कंपनसेशन का ही मैं बताता हूं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। वीडियो में बताई गई जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब भी कोई कामगार किसी इंडस्ट्री में या किसी कंपनी में या किसी वर्कमैन के रूप में कार्य करता है और उसकी कार्य के दौरान तथा परिणाम स्वरूप कोई दुर्घटना घटित हो जाने पर, एक्सीडेंट या दुर्घटना हो जाने पर मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु की दशा में उसके आश्रितों को तथा दुर्घटना हो जाने पर वो स्वयं जिंदा रहता है, हाथ पैर कट गया, तो उसे कंपनसेशन कैसे मिलेगा। उसको न्यायालय के समक्ष एक वकील साहब के माध्यम से आवेदन लगाना होता है, जिसमें न्यायालय उसकी आयु, उसका वेतन, उसको कितनी क्षति हुई है, डॉक्टर के सर्टिफिकेट आदि के आधार पर, या अगर मृत्यु हो गई है तो वकील साहब श्रम न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत करते हैं। कमिश्नर फॉर वर्कमैन्स कंपनसेशन के यहाँ वो दावा पूरा सिविल प्रक्रिया के अनुसार चलता है और उसमें आयु, वेतन, फैक्टर वगैरह से निर्धारण होता है, कितनी लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी हुई या डेथ हो जाने की दशा में, सारा रेलिवेंट फैक्टर के अनुसार, गणना के अनुसार उसे क्षतिपूर्ति धनराशि कमिश्नर फॉर वर्कमैन्स कंपनसेशन दिलाते हैं। और वो राशि जमा हो जाने पर जैसा 30 दिवस का या जो भी है, उसमें पैसा न्यायालय के समक्ष बीमा कंपनी या एम्प्लॉयर द्वारा जमा करने के बाद उसका क्षतिधन राशि का वितरण दुर्घटना वाले श्रमिक को या मृत्यु होने वाले श्रमिक के डिपेंडेंट्स या आश्रितों को किया जाता है। अब मैं दूसरा बिंदु बताता हूं कि जब कभी मोटर एक्सीडेंट क्लेम के लिए कोई दावा लगाया जाता है, इसमें एक सबसे पहली बात स्पष्ट कर दूं कि या तो आप वर्कमैन्स कंपनसेशन से कवर्ड हैं तो आपको कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम या वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट के तहत मिलेगा, या ईएसआई से कवर्ड हैं तो केवल ईएसआई से मिलेगा, दो में से एक, या मोटर एक्सीडेंट क्लेम से कवर हैं तो इसमें, मतलब सारे ऑप्शन आप एक साथ नहीं चुन सकते, किसी एक में आप दुर्घटना या मृत्यु हो जाने की दशा में कंपनसेशन की राशि प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें जैसे 30 साल की आयु में कोई एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुई, मृत्यु हुई, 40 की में हुई, कोई स्टूडेंट है, कोई मजदूर है, तो इसमें सारे कैलकुलेशन अलग अलग देखे जाते हैं और सबसे बड़ा फैक्टर उम्र होता है, गुणांक होता है। जैसे मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल का इनकम देखी जाती है, 15 साल से कम का है, 5-5 साल की, इसमें कैटेगरी वाइज अलग अलग बांटे हुए हैं एक्ट में। इनकम एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जैसे 40,000 रुपये प्रति माह उदाहरण के तौर पे, या 50,000 रुपये प्रति माह, या 10,000 रुपये प्रति माह है, या बेरोजगार है, तो अलग अलग क्लेम कहाँ नौकरी करता है, अगर कोई सैलरी स्लिप है आपके पास, पासबुक है, किसकी इसकी प्रति माह कितनी अर्निंग होती थी, ये सब आपको पेश करना होता है। वकील के माध्यम से दावा आपको लगाना होता है और वो अमाउंट पूरे दावा का कंटेस्ट होने के बाद उसमें पार्टी बनाना पड़ता है। मोटर एक्सीडेंट क्लेम में चालक है तो चालक, मालिक है तो मालिक, इंश्योरेंस कंपनी है तो सभी पार्टी बनते हैं। नेशनल इनकम मजदूर वगैरह के लिए क्या उसका सूचकांक है, उसके आधार पर कैलकुलेट की जाती है। अविवाहित के लिए लगभग 10,000 रुपये प्रति माह से 20,000 रुपये प्रति माह कैलकुलेशन गणना में लगभग ली जाती है। कोई एमबीए का स्टूडेंट है तो इसमें 12,000 रुपये कैलकुलेट की गई। एक केस हुआ था शकुंतला वर्सेस बलराज एवं अन्य 2019 का, जिसमें ये निर्धारित की गई कि 24 साल की आयु में उस एमबीए पढ़ने वाले स्टूडेंट की इनकम 10,000 रुपये प्रति माह थी। ऐसा नहीं है कि हमेशा इनकम 10,000 रुपये मानी जाए, अलग अलग कौन सा कोर्स कर रहा है और उसकी किसी दुर्घटना में मृत्यु हो गई है तो ये कोर्ट आकलन करती है। टोटल क्लेम जो भी बनेगा वो बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है और न्यायालय का न्यायाधीश, ये एक सामाजिक विधान है, सामाजिक कल्याण विधान के अंतर्गत सारे फैक्टर्स को देखकर, आई हुई एविडेंस को देखकर, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस का अर्थात मूल्यांकन करके जो भी साक्ष्य, ओरल यानी मौखिक या दस्तावेजी यानी डॉक्यूमेंट्री जो भी एविडेंस उनके समक्ष में आती है उस पर से आकलन करते हैं। और गवर्नमेंट जॉब में है तो लगभग 15% बढ़ोतरी के बाद कितने उसके क्या डिपेंडेंट्स थे, आश्रित थे, सारी बातों को देखा जाता है। आश्रितों की गणना का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल इसमें रहता है। उसकी एक वाइफ है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, जो जो जिंदा हैं, शादी यदि हो गई है तो उसके गुणांक वगैरह को देखा जाता है, उसके वेतन को देखा जाता है और जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है वो गुणांक कम होता जाता है।
कब तक वह जीवित रहता, कितना कमाता, सारे फैक्टर्स पर न्यायालय अपने विवेक के अनुसार आई हुई साक्ष्य के आधार पर इसका निर्धारण करते हैं। इलाज में कोई खर्चा हुआ है तो उसके पेपर्स आपको पेश करने पड़ते हैं। इलाज के पेपर्स, दाह संस्कार में कितना खर्चा हुआ है, स्नेह से वंचित रहने में कितनी राशि, सबका क्लेम 3 साल से ज़्यादा होने पर 10% से ज़्यादा राशि में नेशनल जो बैंक्स होते हैं उनके 8 से 6% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिलाया जाता है। तो मजदूरी पे निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर एक कोई मजदूर है, वो मान लीजिए 6,000 रुपये प्रति माह कमाता है, 72,000 रुपये उसका सालाना इनकम होती, 3 उसके आश्रित हैं, तो 1/4 मान लीजिए स्वयं का खर्चा करता है, ऐसा मानते हैं। और 26 से 30 वर्ष की आयु में 17 का गुणांक करने पर 12,85,200 रुपये होते हैं। सहचर्य हानि के लिए 40,000 रुपये, दाह संस्कार के लिए 15,000 रुपये और संपदा में हानि के लिए 15,000 रुपये। इन सब कैलकुलेशन करने के बाद न्यायाधीश किस निष्कर्ष पर पहुंचता है, आप कितना मामला प्रमाणित कर पाए वैध और विश्वसनीय साक्ष्य से, चाहे वो मौखिक हो चाहे दस्तावेजी हो, अपने मामले को आप अच्छे से, ये वादी या जो दावा पेश करता है उस पर ये भार होता है कि वो ड्राइवर के विरुद्ध, बीमा कंपनी के विरुद्ध, मालिक के विरुद्ध कितनी साक्ष्य ला पाया है। उस आधार पर मूल्यांकन करने के बाद आयु, वेतन, गणना, गुणांक आदि का तथा कितने समय वो जीवित रहता, इन सारे फैक्टर्स पर न्यायाधीश विचार करने के बाद ये क्लेम की राशि को, चाहे वो मोटर एक्सीडेंट क्लेम हो और चाहे वो जैसा मैंने बताया वर्कमैन्स कंपनसेशन का हो या ईएसआई का हो, ये क्लेम निराकृत होते हैं। तो चाहे दुर्घटना हो या मृत्यु हो, इस बारे में मैंने एक मोटी मोटी जानकारी आपको देने का प्रयास किया। वीडियो कैसा लगा? बहुत सारे लोगों द्वारा ये पूछा गया है कि सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु या दुर्घटना में कितना क्लेम मिल जाता है। इसी आशय से मैंने ये वीडियो बनाया है। वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल से जुड़े रहिए, भरपूर स्नेह मिल रहा है। मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। और कोई आपको किसी तरह का कमेंट हो तो उस पर चैनल पर कीजिए, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।